हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड किस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर चल रहा था इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, यानी आपका प्राचीन भारत का इतिहास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। जिसमें दोस्तों हमने देखा कि वैदिक सभ्यता, आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के आपके भगवती सूत्र में और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में हमें दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। 16 महाजनपदों में हमने दोस्तों देखा कि आपका सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था आपका मगध। कौन सा? मगध। और अब मगध महाजनपद में आपके जो है वो शक्तिशाली क्यों हुआ उसके बारे में हम दोस्तों डिस्कस किया था। और यहाँ पर कौन कौन से राजवंश आपके जो हुए दोस्तों शक्तिशाली राजवंश, वो आपके 7 राजवंश यहाँ पर हमने देखे थे। जिसमें हमने पढ़ा था हसीन मासुक 7। क्या पढ़ा था हमने? हसीन मासुक 7। ठीक है, जिसमें हमने इनके ट्रिक के अनुसार हमने इसको पढ़ा था हसीन मासुक 7, यानी हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सा से सु से आपका सुंग वंश, का से आपका कण्व वंश और 7 से सातवाहन वंश। तो यह 7 आपके जो है राजवंश हमने यहाँ पर पढ़े थे मगध महाजनपद में जिनका शासन हुआ। उसमें हमने दोस्तों देखा था पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश का जो अंतिम शासक था आपका धनानंद, उसे आपके है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या कर देता है, इसको हरा देता है। मौर्य वंश से शुरू होने से पहले भी आपका दोस्तों नंद वंश के टाइम पीरियड में आपका जो है 200 वर्षों तक आपका जो है किसने यहाँ पर हकमनी वंश ने यहाँ पर क्या किया था दोस्तों? शासन किया था। किसने? हकमनी वंश ने। और हकमनी वंश कौन सा दोस्तों? ये ईरानी शासक थे। क्या थे? ईरानी थे। तो ईरानियों ने यहाँ पर क्या करा दोस्तों? आक्रमण किया था किस पर? भारत के पूर्वी क्षेत्र पर। किस पर? पूर्वी क्षेत्र पर। अब पूर्वी क्षेत्र पर आपका जब उन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ पर इनका क्या रहा? यहाँ पर इनका राजवंश रहा। तो किसने यहाँ पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी? तो डोरियस प्रथम ने यहाँ पर क्या करी थी? विजय प्राप्त की थी। हमने पिछली वीडियो में देखा था दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ पर मौर्य वंश शुरू किया था, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आज की वीडियो को डिस्कस करेंगे। जो हमने पिछली वीडियो में मौर्य वंश को आगे आधा हमने डिस्कस कर लिया था, और अब हमारा पास जो है जो अशोक का हम यहाँ पर कार्यकाल पढ़ रहे थे, तो अशोक किस तरीके से उनका यहाँ पर शासन रहा वो हम यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की बात हम करें, थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपनी वीडियो आज की वीडियो की यानी आपका जो है अशोक के अभिलेख यहाँ पर हमने दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था, इन पर हमने पढ़ लिया था, अशोक के अभिलेख हमें यहाँ पर पढ़ना बाकी था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद हुए। मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? ये आपका साहित्यिक स्रोत है, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में आपके अर्थशास्त्र हो गया, जिसको आपके चाणक्य ने लिखा है। इंडिका आपके मैगस्थनीज ने लिखी है। ठीक है, मुद्रा राक्षस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपका साहित्यिक स्रोत है जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और प्राकृतिक स्रोत आपके हैं अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन अभिलेख। इनमें भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में दोस्तों डिस्कस जानकारी मिलती है। तो आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो उसके बाद हमने देखा कि आपका जो है बौद्ध ग्रंथ के आपके अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के आपके भगवती सूत्र में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी हमने दोस्तों पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य की अगर विस्तार की बात करें तो यहाँ पर जो इसका शासन था, इसकी जो सीमाएं थी वो कहाँ कहाँ थी आपकी? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, आपका हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक आपकी इनकी सीमाएं थी। पूर्व से बंगाल से लेकर आपके हिंदू कुश पर्वत, पश्चिम के हिंदू कुश पर्वत तक आपका जो है इनका शासन रहा, बंगाल से हिंदू कुश पर्वत तक। और पश्चिम में अरब सागर, ये आपका पश्चिम में अरब सागर भी इनके अपने साम्राज्य इन्होंने विस्तार किया था। तो इतना पूरा क्षेत्र अखंड भारत जो पूरा क्षेत्र है ये किसके अधीन में था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। तो इतना बड़ा ये साम्राज्य हो गया था, इसलिए हम इसको सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद मानते हैं तो उसको किसको मानते हैं? मगध को मानते हैं। तो अब देख सकते हो आप कि पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में आपका जो है अखंड भारत में पूरा क्या है? मगध साम्राज्य फैला हुआ है। ठीक है, किस पर है? मगध साम्राज्य फैला हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण शासक हुए कौन कौन से? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, सलीलशुक, देववर्मन, सतधर्मन और बृहदत्त। ठीक है, इसमें दोस्तों हमने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, बिंदुसार को डिस्कस कर लिया था और अशोक को भी हमने आधा डिस्कस कर लिया था, आधा इसका पार्ट रह गया था। तो इसको भी हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों।
उसके बाद हम कल की वीडियो में दशरथ मौर्य, संप्रति, सलीसुक, देववर्मन और सतधनवन और बृहदत्त आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो हमने यहाँ पर देखा था कि 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के धनानंद को इन्होंने पराजित किया था। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य को क्या कहा जाता है? आपका कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्या कहता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री किसके साथ? दुर्धरा के साथ उन्होंने विवाह कर दिया था। जो धनानंद की पुत्री थी उसकी पुत्री थी आपकी दुर्धरा। दुर्धरा से आपके किसने विवाह कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दुर्धरा का पुत्र हुआ आपका कौन? बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। और बिंदुसार की कहानी में दोस्तों मैं आपके पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। यूनानी लेखक जो हुए दोस्तों, उन्होंने आपके चंद्रगुप्त मौर्य को दो नाम दिए थे। एक तो प्लूटार्क ने दिया था आपका एंड्रोकोटस, और जस्टिन ने दिया था आपको सेंड्रोकोटस। तो दोस्तों ये दोनों नाम अगर आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये दोनों नाम किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 1793 में विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया था कि ये सब नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसने बताया दोस्तों? विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम इन नामों को क्या बताया कि ये किसके नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य के। कब बताया था? 1793 में। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हमने आगे बात करी थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 305 ईस्वी पूर्व में आपको जो सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया था 305 ईस्वी पूर्व में, तो किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित कर दिया था। उसकी पुत्री हुई आपकी कार्नेलिया। कौन हुई? कार्नेलिया, हेलेना। ठीक है, उनके साथ भी आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर दिया था। तो जब विवाह किया तो सेल्यूकस निकेटर ने आपके जो है दान के रूप में आपको क्या कर दिया? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये जो है 4 प्रांत इन्होंने किसको दान कर दिए? अपनी बेटी को दान कर दिए। ठीक है, यानी आपका किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने दान कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किया। अब भाई उसने इतने बड़े बड़े प्रांत उनको दिए, तो इसने क्या किया? 500 हाथी भी किसको दान कर दिए? आपके भेंट कर दिए सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सबसे पहला ईरानी आपका जो यूनानी जो राजदूत था वो कौन आया था दोस्तों? यूनानी यात्री कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। क्या है? इंडिका। और इसी इंडिका में हमें यह मौर्य वंश की जानकारी भी देखने को मिलती है। अब भाई जब मेगास्थनीज आपका अगर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो कुछ न कुछ तो लिखेगा ना मौर्य वंश के बारे में, तो इसलिए इंडिका में भी आपको क्या मिलेगा? आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस मिलेगा। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जैन गुरु भद्रबाहु से होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की अपना लिया था। तो जैन धर्म में भी आपका क्या मिल गया? हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस मिल गया है ना। तो भद्रबाहु के साथ ये क्या भद्रबाहु से प्रभावित हो गए थे, तो इन्होंने जैन धर्म ले लिया। और जैन धर्म लेने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जो है अपने आखिरी समय में कहाँ चले गए? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। और यहाँ पर इन्होंने संलेखना विधि से क्या कर दिया? अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, अपने प्राण क्या कर दिए? त्याग दिए थे 298 ईसा पूर्व में। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, संलेखना विधि से, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। तो ये आप देख सकते हो। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, और जल सेनापति कौन था? निराकस। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर का थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और इसका जो जल सेनापति था वो कौन था? निराकस। कौन था? निराकस। तो ये दोनों किसके सेनापति थे? आपके सिकंदर के सेनापति। किसके सेनापति? ये भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से सिकंदर का सेनापति कौन नहीं था? ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, निराकस, ये भी आपको बोल सकता है और इनमें से कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है सेल्यूकस निकेटर और निराकस दोनों क्या थे? सिकंदर के थल सेनापति थे। उसके बाद दोस्तों बिंदुसार आपके इनके पुत्र हुए किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। हमने इसको बताया कि इसको क्या कहता है? अमित्रघात कहा जाता है। और किसकी पुत्र थे? दुर्धरा का पुत्र था। किसका? दुर्धरा। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। दोस्तों नाम ध्यान रखना है आपको, अमित्रघात किसका नाम है? आपका बिंदुसार का नाम है। डायमेगस राजदूत इसके दरबार में आया था। सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। किसका? एंटियोकस का। तो ये भी दोस्तों आपको देखना है, एंटियोकस का राजदूत कौन था? आपका डायमेगस। कौन? डायमेगस। और डायमेगस किस दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। तो मौर्य साम्राज्य में आपके मौर्य जो शासक कौन था? बिंदुसार। तो बिंदुसार के दरबार में कौन सा आपका जो है ईरानी शासक आया था? तो कौन आया था दोस्तों? एंटियोकस। कौन आया था? एंटियोकस। किसे? डायमेगस। एंटियोकस का राजू था डायमेगस। और डायमेगस आपका जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश, अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। इन्होंने क्या की थी? आपका सीरिया के नरेश से अंजीर दे, मीठी शराब दे, या आपका यूनानी दार्शनिक देने की मांग की थी। परंतु जो एंटियोकस था उन्होंने सिर्फ क्या दिया? अंजीर और मीठी शराबी दी थी। यूनानी दार्शनिक देने के लिए इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे दार्शनिक जो है हमारे नियमों में आपका जो है उसके अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय करना मना है। ठीक है, यूनानी कानूनों में क्या था? आपका क्रय विक्रय करना मना था। ठीक है, तो इन्होंने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार आजीव संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, इसके बारे में अगर व्यक्तिगत चीज़ें पढ़े तो ये क्या था? आजीविक संप्रदाय थे। तक्षशिला में विद्रोह के लिए इन्होंने अपने राजकुमार
सबसे बड़ा बेटा कौन था? सुसीम। कौन था? सुसीम। सुसीम को इन्होंने विद्रोह दबाने के लिए भेजा, परंतु वो असफल रहा। फिर उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र अशोक को कहा, और अशोक ने आपके जो है इस विद्रोह को रोक दिया था। कहाँ पर? तक्षशिला के विद्रोह। कौन सा? तक्षशिला। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है, अशोक को किसके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था? तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो अवंती का राज्यपाल कहाँ के राज्यपाल थे? अशोक अवंती के राज्यपाल थे। तो यानी मगध के राज्यपाल मगध नरेश बनने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। ठीक है, और इन्होंने क्या है, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए इनको बुला गया था। किसके द्वारा? आपका इनके पिता बिंदुसार द्वारा। दोबारा अगले बोल, उसके बाद बिंदुसार ने क्या करते? बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक कहाँ है? मगध का सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। उसके बाद दोस्तों हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, तो अशोक आपका जो है इनका जन्म आपका 304 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर? 304 ईसा पूर्व में आपके पाटलिपुत्र में होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अशोक का जन्म कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का हत्या की थी। तो ऐसे बौद्ध ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है कि अशोक ने क्या किया, अपने राजा बनने के लिए क्या किया था? अपने 99 भाइयों की क्या कर दी? हत्या कर दी थी। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। अशोक की माँ कौन थी? सुभद्रांगी। कौन थी? सुभद्रांगी। आपके अशोक की माता था सुभद्रांगी। आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि अशोक की माता कौन थी? तो सुभद्रांगी। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात उन्होंने 261 ईसा पूर्व में अशोक के कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? कलिंग पर आक्रमण इन्होंने किया था और कलिंग को जीत लिया था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार से इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैन धर्म को अपनाया था और इन्होंने क्या कर दिया था? बौद्ध धर्म को अपनाया। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनको क्या नाम दिया गया? उपगुप्त कहा गया। क्या गया? उपगुप्त कहा गया। तो उपगुप्त भी किसका नाम है दोस्तों? अशोक का नाम है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अशोक का धर्म ही क्या था? व्यक्तिगत धर्म था। इसने कभी अपने राजकीय धर्म से घोषित नहीं किया है बौद्ध धर्म को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और बेटे का नाम था संघमित्रा। और दोनों को इन्होंने कहाँ भेजा था? आपका श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों पर क्या बनाया? 4 गुफाओं का निर्माण किया था। तो बराबर की पहाड़ियों पर क्या बनाया था? 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जो आजीविक संप्रदाय थे। किसके? बौद्ध धर्म के। अशोक के आजीविक संप्रदाय थे, उनको क्या कर दिया इन्होंने? बराबर की पहाड़ियों में उनके लिए 4 गुफाएं का निर्माण कर दिया था कि वहाँ पर रहेंगे। ये वो गुफाएं थी दोस्तों, इसके अंदर आपकी वो 4 गुफाएं बनी हुई हैं। अशोक ने भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों के अभिलेखों के माध्यम से भेजा था। क्या? अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। और इनकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत भाषा इनकी थी और प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने संदेश को भेजा था। और इस प्राकृत भाषा में इन्होंने 4 लिपियों का प्रयोग किया था दोस्तों। क्या किया था? 4 लिपियों का प्रयोग किया था। कौन कौन सी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। तो इन 4 लिपियों का इन्होंने प्रयोग किया था अपने संदेशों को पहुँचाने के लिए। तो ब्राह्मी लिपि आपके जो है इसका जो साक्ष्य मिलता है कहाँ पर मिलता है? भारत में मिलता है। तो भारत में ब्राह्मी लिपि में इन्होंने अपने संदेश लिखे थे। खरोष्टी लिपि में इन्होंने पाकिस्तान में अपने संदेश लिखे थे। अरमाइक लिपि में इन्होंने अफगानिस्तान में, और ग्रीक लिपि में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में आपका जो है ग्रीक लिपि में इन्होंने अपने संदेश लिखे थे। किसमें? अभिलेखों में। तो दोस्तों अखंड भारत था, तो इन्होंने विभिन्न जगहों पर क्या क्या अपने अभिलेख बनाए थे। तो ब्राह्मी लिपि में भारत में मिले, खरोष्टी लिपि आपकी पाकिस्तान में मिली, अरमाइक लिपि आपको अफगानिस्तान में, और ग्रीक लिपि आपके कहाँ मिली? अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में। क्या? उत्तरी सीमा में मिले। दोस्तों ध्यान रखना है कि खरोष्टी लिपि आपकी क्या है? आपकी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती। क्या है? दाएं से बाएं लिखी। जैसे उर्दू होती है ना, तो पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू आपके जो है खरोष्टी लिपि क्या है? उर्दू का विकास किससे हुआ? खरोष्टी लिपि से हुआ है। तो खरोष्टी लिपि में उर्दू लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख पढ़ने की सफलता सबसे पहले किसने पाई थी दोस्तों? तो सबसे पहले किसने आपका जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप ने। क्या है? जेम्स प्रीसेप ने। और कौन सा अभिलेख पढ़ा था इन्होंने? कालसी अभिलेख। कौन सा? कालसी अभिलेख, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, कालसी अभिलेख। ठीक है, तो कालसी अशोक का अभिलेख कौन सा दोस्तों किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था 1837 में। तो सबसे पहले सफलता किसने पाई थी इसे पढ़ने में? तो जेम्स प्रीसेप ने। ठीक है, तो ये आप अभिलेख देख सकते हो दोस्तों, कालसी का अभिलेख इस तरीके से है। उसके बाद दोस्तों अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपने आप का क्या नाम दिया था? देवनाम प्रियदर्शी। क्या दिया था? देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं को पसंद करने वाला। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अशोक का एक नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी। और उपगुप्त भी हमने ऊपर देखा था जब उन्होंने बौद्ध धर्म को लिया था। ठीक है, तो उनको उपगुप्त कहा गया। ठीक है, और अभी अपने अभिलेखों में उन्होंने क्या? देवनाम प्रियदर्शी भी अपना नाम लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ अभिलेख जैसे आपका मध्य प्रदेश का गुर्जरा, कर्नाटक की मास्की, नेदर, उद्गोलना। ठीक है, इन अभिलेखों में अशोक ने अपना नाम लिखा है। क्या है? अशोक ने अपना स्पष्ट नाम लिखा है, अशोक। क्या लिखा है? अशोक। किस किस में? गुर्जरा,
मास्की, नेदर और उद्गोलन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुर्जरा, मास्की, नेदर और उद्गोलन किसके अभिलेख हैं? आपके अशोक के अभिलेख है। किसके? अशोक के अभिलेख है, जिसमें गुर्जरा जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, मास्की, नेदर और उद्गोलन कहाँ पे? कर्नाटक में। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में एक अभिलेख इनका है भाभरू अभिलेख। कौन सा? भाभरू अभिलेख। और उसमें अशोक ने खुद को क्या कर लिखा है? मगध का सम्राट लिखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में लिखा है? तो दोस्तों भाभरू अभिलेख में। किसमें? भाभरू अभिलेख में। फिर हमने देखो दोस्तों इसकी धम्म यात्रा को देखा था। तो अशोक ने लोगों की नैतिकता को सिखाने के लिए नियम कानून संहिता बनाई थी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? धम्म। तो अशोक द्वारा बनाए गए नियम कानून की संहिता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका धम्म कहा जाता है। क्या कहा है? धम्म कहा जाता है। और इसके उद्देश्य से क्या था? लोगों की नैतिकता। क्या है? लोगों को नैतिकता प्रदान करना। अशोक ने धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। उन्होंने कहा कि जो इनका जो कानून था वो क्या था? स्वनियंत्रण पर, सेल्फ डिपेंडेंट पर आधारित था। उन्होंने कहा अपने माता पिता की आज्ञा मानो, व्यक्ति ब्राह्मण भिक्षु के आदर करना चाहिए, व्यक्ति को दास और सेवकों के प्रति उदार होना चाहिए, जियो और जीने दो का पालन करना इन्होंने सिखाया, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने अपने इस धम्म में लिखा था। उसके बाद दोस्तों आज के हमारा जो टॉपिक था वो था अशोक के चतुर्थ। इतना तो दोस्तों हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से इनको पढ़ भी रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे थे चतुर्दश अभिलेख, जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना था। इसमें दोस्तों पहला आपका जो शिलालेख होता है हमारा प्रथम शिलालेख, यह आपका जो है इसमें अहिंसा पर बल दिया गया। क्या है? अहिंसा पर बल। इन्होंने कहा कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और पशु बलि की निंदा नहीं करनी, ठीक है। पशु बलि की इन्होंने क्या की? निंदा की, ठीक है। इन्होंने कहा कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पशु बलि नहीं होनी चाहिए और अहिंसा नहीं होनी चाहिए। द्वितीय अभिलेख में इन्होंने लिखा है कि इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा की। इन्होंने कहा कि मनुष्य की तो चिकित्सा होगी परंतु पशुओं की भी क्या होगी? चिकित्सा होगी, ठीक है। यानी चिकित्सा उपलब्ध कराई इन्होंने, हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है। तृतीय शिलालेख में इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों? तृतीय शिलालेख में इन्होंने 3 अधिकारी राजुक, युक्तुक और प्रदेशक का चर्चा की। इन्होंने किसके? 3 अधिकारियों की चर्चा की इन्होंने, राजुक, युक्तुक और आपका प्रदेशक। तो इन चार आपके अधिकारियों के नाम भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अभिलेख में? तृतीय अभिलेख में, ठीक है, जो धम्म के प्रचार के लिए थे, ठीक है। तो ये आपके जो अधिकारी थे वो किसके प्रचार के लिए थे? धम्म के प्रचार। तो इनकी जो धम्म संहिता थी, ठीक है, उसके प्रचार के लिए आपके क्या है? ये 3 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। चतुर्थ अभिलेख, चतुर्थ शिलालेख इनका जो है वो कहाँ पर है? भरिघोष, ठीक है। तो वो भरिघोष युद्ध के स्थान पर इन्होंने धम्मघोष बौद्ध के नीति का चर्चा की है। तो इन्होंने युद्ध की नीति के जगह पर क्या है? बौद्ध की नीति का चर्चा की है। कौन से अभिलेख में? चतुर्थ अभिलेख में। तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन से शिलालेख में इन्होंने युद्ध के स्थान पर बौद्ध नीति की चर्चा की है? तो कौन सा? चतुर्थ शिलालेख। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 5वां शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी, कौन सा? धम्म महामात्र, कौन? महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। क्या है? धार्मिक जीवन की देखरेख करता, उसे क्या कहता है? धम्म महामात्र कहते हैं, धम्म महामात्र। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? 5वें शिलालेख में। अगला है दोस्तों हमारा 6वां शिलालेख। 6वां शिलालेख में अशोक ने कहा मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। तो 6वें शिलालेख में इन्होंने क्या लिखा है कि मेरा अधिकारी जो है वो क्या है? जन कल्याण के लिए जब चाहे तब मुझसे मिल सकता है, ठीक है। 7वां शिलालेख इनका है, इसमें अशोक ने अपने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। किसमें? आपसी समन्वय की बात कही है और यह सबसे बड़ा शिलालेख है। तो 7वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा शिलालेख है और इसमें इन्होंने अपने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है, ठीक है। 8वां शिलालेख आपका अशोक ने के धम्म यात्रा की चर्चा की है और इन्होंने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की प्रारंभ होती है, ठीक है। तो जो धम्म यात्रा की इन्होंने चर्चा की है उसमें दोस्तों इन्होंने कहा कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ये प्रारंभ होती है। तो 8वें वर्ष में इन्होंने सबसे पहले धम्म यात्रा की थी, उसके बाद इन्होंने 10वें वर्ष में गया में और 20वें वर्ष में लुम्बिनी में इन्होंने अपनी धम्म यात्रा की थी। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में गया में और 20वें वर्ष में लुम्बिनी में इन्होंने की थी। उसके बाद दोस्तों 9वां जो शिलालेख इनका है, 9वें शिलालेख में इन्होंने क्या कहा कि इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। क्या है? सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन किससे मिलता है? 9वें शिलालेख में। 10वें में मिलता है आपका दोस्तों राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। क्या है? राजा और अधिकारी हमेशा अपने प्रजा के हित में सोचे। तो 10वें शिलालेख में। 11वें अभिलेख में क्या लिखता है? धम्म की व्याख्या करता है कि धम्म क्या है, ठीक है। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या है। 12वें अभिलेख में आपके स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। तो इन्होंने स्त्री की स्थिति को सुधारने के लिए भी स्त्री महामात्रा का क्या कही? एक तो धम्म महामात्र था, स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की भी इन्होंने क्या की? नियुक्त की, ठीक है। कौन से? 12वें अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। उसके बाद दोस्तों 14वां अभिलेख इनका क्या था? 13वां अभिलेख था इनका कि इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कलिंग युद्ध के अशोक के कलिंग युद्ध की
चर्चा कौन से अभिलेख में मिलती है? तो 13वां अभिलेख में। कौन सा? 13वां अभिलेख में। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा कौन से अभिलेख में मिलती है? 13वां अभिलेख। और कलिंग युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अशोक के बीच। अशोक ने किया था कलिंग राज्य में, ठीक है। 14वां अभिलेख, इस अशोक ने जनता के धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए क्या है? प्रेरित किया था 14वें अभिलेख में, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमारे 14 अभिलेख जो आपके अशोक के हैं, और ये 14 के 14 अभिलेख जो है आपके एक शिलालेख में हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे अलग अलग जगहों पर इन्होंने क्या अपने शिलालेख रखे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक शिलालेख में ये अभिलेख हमारे लिखे हैं, 14 अभिलेख लिखे गए हैं, अलग अलग भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। खरोष्ट लिपि में लिखा गया है, आपका ग्रीक लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों प्रमुख अध्यक्ष, इनके जो शासन में जो प्रमुख अध्यक्ष होते थे, उनका क्या क्या कार्य होता था, वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो शुल्काध्यक्ष इनका पहला जो मंत्री होता था, ठीक है, शुल्काध्यक्ष। इसका क्या काम था? ये क्या करता था दोस्तों? चुंगी व्यापार से जो प्राप्त होते थे चुंगी या टैक्स, आपका जो भी टैक्स प्राप्त होता था, ठीक है, कर या चुंगी बोलते हैं टैक्स को, ठीक है। तो व्यापार से जो भी टैक्स आपका प्राप्त होता, वो कौन देखता था? उसका कार्यभार किसके पास था? शुल्काध्यक्ष के पास। फिर आपका जो माप तोल के जितने भी कार्य होते थे, तो माप तोल को मान नियंत्रित करने का कार्य किसका था? पोताध्यक्ष का। किसका? पोतवाध्यक्ष का। उसके बाद दोस्तों वस्त्र उद्योग मंत्री कौन था आपका? सूत्रोध्यक्ष। कौन था? सूत्राध्यक्ष आपका है, वस्त्र उद्योग का मंत्री था, यानी वस्त्र के जो भी उद्योग थे, ठीक है, कपड़ा उद्योग जो भी था, उसका कार्यभार कौन संभालेगा? सूत्राध्यक्ष। फिर दोस्तों बूचड़ खाने चर्म उद्योग, यानी आपका बूचड़ खाना जहाँ पर गाय बकरियाँ काटी जाती थी, ठीक है, आपका जो मटन चिकन वगैरह जो कि चमड़े का जो भी उद्योग था, ठीक है, यानी आपका जो मांस का उद्योग जहाँ पर किया जाता, उसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? सूनाध्यक्ष। कौन था? सूनाध्यक्ष। तो उसको क्या कहता है? सूनाध्यक्ष कहा जाता है, जो बूचड़ खाने चर्म उद्योग का अध्यक्ष होता था। टकसाल का अध्यक्ष जो होता था, उससे क्या कहते हैं? लक्षणाध्यक्ष कहते थे। लक्षणाध्यक्ष किसको? लक्षणाध्यक्ष। टकसाल का अध्यक्ष होता था। घोड़ों की देखभाल करने वाला कौन होता? अश्वाध्यक्ष। कौन होता? अश्वाध्यक्ष। हाथियों की देखभाल करने वाला कौन होता? हस्त्याध्यक्ष। कौन है? हस्त्याध्यक्ष। खान मंत्री कौन होता? अकाराध्यक्ष। कौन? अकाराध्यक्ष। इसको खान मंत्री था, ठीक है। तो जो भी खाने खोदी जाती थी, उसका अध्यक्ष कौन होता? अकाराध्यक्ष। और कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या है? शीताध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीताध्यक्ष कहते थे किसको? कृषि विभाग के अध्यक्ष को। तो कृषि विभाग किसके पास था? जितने भी कृषि का कार्य होता था, वो किसके पास था? शीताध्यक्ष के पास। उसके बाद दोस्तों इसकी सैन्य व्यवस्था की बात करें तो अशोक की जो सैन्य व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी? तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार, यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो क्या 6 लाख पैदल सेनाएं थी, 30,000 आपकी अश्वारोही सेना थी, 9,000 गज सेना थी, और 8,000 इनकी क्या थी? रथ सेना थी। क्या थी? रथ सेना थी। तो चंद्रगुप्त की सेना में आपके 9 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वारोही सैनिक थे, 9,000 गज सेना थी, और आपके जो है 8,000 रथ सेनाएं थी, ठीक है। मैगस्थनीज क्या कहते हैं? मैगस्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग होता था, जिस विभाग में क्या 30 सदस्य होते थे, जो सेना की देखरेख करते थे कि सेना को क्या चीज़ की ज़रूरत है, खाना पीना रहना सहना सब चीज़ कौन देखती थी? ये 30 सदस्य देखते, और इनका अलग ही एक डिपार्टमेंट होता था। इसके उच्च अधिकारियों को क्या कहते हैं? महामात्रा कहा जाता है। क्या? महामात्रा। तो इनका जो उच्च अधिकारी होता है, यानी इस विभाग का जो उच्च अधिकारी था, उसको क्या कहते हैं? महामात्रा कहते हैं। क्या? महामात्रा कहते थे। तो ये क्या कर जो सेना की देखरेख करते हैं, उसके अधिकारियों का महामात्रा कहा जाता था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कौटिल्य जो आपके चाणक्य जी थे, तो इनके अनुसार जो युद्ध की नीतियाँ होती थी वो क्या क्या कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए थी युद्ध की नीतियाँ? तो 3 प्रकार के युद्ध इन्होंने बताया कि राजा को क्या है अपनी परिस्थिति के अनुसार क्या है 3 प्रकार के युद्ध करने चाहिए। पहला प्रकाश युद्ध। क्या है? प्रकाश युद्ध। इसका मतलब आमने सामने का युद्ध, यानी आपको क्या आमने सामने रहकर आपको क्या युद्ध करने हैं, जैसे आप पुराणों में भी देखते हैं क्या होता है तीर बाण से आपका क्या होता है युद्ध होता है। दूसरा दोस्तों कूट युद्ध। क्या है? कूट युद्ध, चालाकी और छलबाजी से युद्ध, ठीक है। तो छल भी करना चाहिए कभी कभी, तो परिस्थिति देखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आमने सामने युद्ध कर रहे हो और मारे जा रहे हो। तो छल के साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध, अपने आप को जीतना है तो छल के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा, चालाकी से भी युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा युद्ध होता है तीक्ष्ण युद्ध। तीक्ष्ण युद्ध मतलब अप्रत्यक्ष युद्ध, यानी शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वाकर। क्या? गृह युद्ध छिड़वा, यानी अप्रत्यक्ष युद्ध यानी युद्ध नहीं करना, उसके ही राज्य में क्या कर देना? गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब उसके राज्यों को आपस में भड़का देना है। आपस में भड़केंगे तो आपस में ही क्या है राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। जैसा अभी हाल ही में आपने पाकिस्तान में देखा होगा, पाकिस्तान में क्या होगा? गृह युद्ध छिड़ गया था। क्या हो गया? गृह युद्ध छिड़ गया था, यानी आपस में ही लोग क्या है लड़ने लग गए थे, मंत्री आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, राज्य आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो उसी प्रकार तीसरा युद्ध था तूषणी युद्ध। क्या है? तूषणी युद्ध यानी अप्रत्यक्ष युद्ध, यानी शत्रु राज्य से युद्ध नहीं करना है, उसके शत्रु राज्य में क्या करना है? गृह युद्ध छिड़वा देना है। तो या तो आपको आमने सामने रहकर युद्ध कर लो, दूसरा परिस्थिति के अनुसार दोस्तों, ठीक है। अगर परिस्थिति
आमने सामने युद्ध की है तो आमने सामने युद्ध करो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर चालाकी और छलबाजी से युद्ध करना है तो वहाँ पर छलबाजी से युद्ध करो। और अगर आपको लगता है कि भाई ना तो छल से युद्ध हो सकता है ना पे यहाँ पर आमने सामने युद्ध हो सकता है, यहाँ पर ये क्या है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राज्य है, तो वहाँ पर क्या कर दो, गृह युद्ध छुड़वा दो। क्या कर दो, गृह युद्ध छुड़वा दो। ना आप दोषी ना कोई और दोषी, आपस में ही राज्य समाप्त। ठीक है। तो दोस्तों 3 प्रकार के युद्ध, प्रकाश युद्ध, कोटि युद्ध और तुष्ण युद्ध, किसने बताया था, कौटिल्य ने। तो दोस्तों 3 युद्ध आपको ध्यान रखना है कि कौटिल्य ने कितनी युद्ध नीति बताई थी, तो आपकी 3 युद्ध नीति बताई थी, प्रकाश युद्ध, कोटि युद्ध और तुष्ण युद्ध। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो अशोक के टाइम पीरियड में या आपके जो मौर्य साम्राज्य में आपके जो 4 वर्णों का उल्लेख हमें देखने मिलता है अर्थशास्त्र में। किसमें, चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें 4 प्रकार के आपके जो है वर्ण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार इनके समाज होता था। पहला होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जो हमें आपका जो है वेदों में भी देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैगस्थनीज ने चतुर्वर्ण्य व्यवस्था को उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, तो मैगस्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में इस चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसने आर्थिक सुधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। तो उसने क्या किया, आर्थिक आधार पर यानी इकोनॉमिक बेस पर इन्होंने क्या किया, भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। ठीक है, वैसे तो 4 वर्ण थे, परंतु जो मैगस्थनीज है उन्होंने अपनी पुस्तक में इनको क्या है 7 वर्गों में बांटा। पहला था दोस्तों आपका दार्शनिक। कौन था, दार्शनिक। पहला था दार्शनिक, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, पुजारी, भिक्षु और विद्वान आते थे। क्या आते थे, पुजारी, भिक्षु और विद्वान जो होते थे वो आप किस में आते, दार्शनिक में आते। कौन, दार्शनिक में। कृषक जो थे आपके 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताया गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन 7 वर्ग में कृषकों की संख्या सबसे ज़्यादा बताई गई है, किससे, मैगस्थनीज द्वारा। ठीक है, तो 7 वर्गों में इन्होंने सबसे संख्या बताई गई। तीसरा वर्ग होता है बांटा इन्होंने पशुपालक, यानी जो पशुपालन का कार्य करते थे। ठीक है, जो कृषि का काम करते थे वो कृषक, जो पुजारी, भिक्षु, विद्वान होते हैं उनको दार्शनिक, जो पशुपालन करते थे उनको पशुपालक। व्यापारी, शिल्पी, यानी जो अधिकांशतः नगरों में निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं, व्यापारी शिल्पी कहा जाता है, कि व्यापारी शिल्पी उनको कहा गया। सैनिक, जो समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। ठीक है, तो सैनिक कौन होते हैं, जो सेना यानी युद्ध में भाग लेते थे उनको सैनिक कहते थे। और अगर समाज में देखा जाए, इस पूरे समाज में देखा जाए मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, तो उसमें क्या है सबसे ज़्यादा संख्या जो थी किसकी थी, कृषक की, और दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी, सैनिकों की, सैनिकों की। फिर दोस्तों निरीक्षक, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। तो समाज में किस प्रकार की व्यवस्था है उस क्या करते हैं, निरीक्षण करते थे। और 7 इन्होंने बांटा मंत्री में। तो मंत्री वर्ग क्या करता था, जो भी शासक वर्ग होते थे उनका सबसे जो हेड होता था उनको क्या कहते हैं, मंत्री होता। तो उसमें उन्होंने मंत्री को बांटा। तो इन 7 वर्गों में इन्होंने यहाँ पर दोस्तों आपके जो मौर्य साम्राज्य को बांटा, किसने, मैगस्थनीज ने। तो ये 7 आपको ध्यान रखना है, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। तो मंत्री क्या करेगा, शासक वर्ग का मुखिया होता था। निरीक्षक क्या करता है, समाज व्यवस्था का निरीक्षण करता। सैनिक आपका जो है सेना में युद्ध में भाग लेता था। ठीक है, व्यापारी, शिल्पी नगरों में निवास करते, पशुपालक पशुपालन कार्य करते, कृषक कृषि कार्य करते थे, और दार्शनिक पुजारी, भिक्षु और विद्वान होते थे। ठीक है, तो इन 7 वर्गों में आपको सर्वाधिक संख्या किसकी थी, कृषक की थी, और दूसरी सर्वाधिक संख्या किसकी थी, सैनिक की थी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों मैं मौर्यकालीन वास्तुकला की बात करें दोस्तों, तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, वर्तमान पटना से मिले। ठीक है, लकड़ी के भवन कहाँ से मिले, पटना से। तो इनकी मौर्य काल में जो आपके लकड़ी के भवन बनते थे किसके थे, बनते थे आपके लकड़ी के बनाए जाते हैं, किसके, लकड़ी के। ये भी तो आपको ध्यान रखना है, उस में बन सकता है। मौर्य काल के में पत्थर कुशल कारीगर थे, पत्थर के कुशल कारीगर होते थे मौर्य काल में लोग। ठीक है, अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनाया। कौन सा, सांची का स्तूप बनाया किसने, अशोक ने। तो ये भी आपको देखना है, सांची का स्तूप किसने बनाया, अशोक ने। सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण भी किसने किया, अशोक ने। तो सारनाथ कहाँ है आपका दोस्तों, यूपी में। तो सारनाथ में अशोक स्तंभ किसने बनाया, अशोक ने, जिस पर आपके 4 पत्थर पर शेरों का ही सिर एक ही जगह पर रखा गया है। ठीक है, तो 4 पत्थर पर क्या है, 4 पत्थर पर सिर एक ही जगह पर रखे गए हैं, जो अहिंसा का सूचक है, अहिंसा का सूचक है। और यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है, तो अशोक हमारा जो है ना राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें 4 शेर बने हुए, तो वो भी हमारा क्या है, भारत का अशोक चिन्ह है। ठीक है, तो 4 इसके प्रतीक है किसका, अहिंसा का। क्या है, अहिंसा का प्रतीक है। ये आप देख सकते हो अशोक सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है, ये आपका अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 4 पत्थरों पर क्या है, 4 शेर बने हुए हैं। दोस्तों ये तो हमारा थ्योरी सेक्शन था आज की वीडियो का, और इसके हम पीवाईक्यूज आज की वीडियो में देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या आपके इसकी पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो हमने ऊपर दोस्तों देखा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त। तो इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता और कौटिल्य भी कहा जाता था। दूसरा तो बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था। तो अशोक को कहाँ भेजा गया दोस्तों, तक्षशिला। और जबकि कहाँ के राज्यपाल थे अशोक, आपके अवंती के राज्यपाल थे। और इनको क्या है
तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए आपके बिंदुसार द्वारा भेजा गया था। और यही उसकी बात क्या है, जब दबाने में ये कामयाब हो जाता है तो ये अशोक क्या बनता है, आपका मगध का शासक बनता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा जो है देवनाम प्रियदर्शी का, मैंने दोस्तों आपको बताया कि अब अशोक ने अपने कुछ अभिलेखों में अपने नाम का क्या लिखा है, देवनाम प्रियदर्शी लिखा है। क्या है, देवनाम प्रियदर्शी लिखी है। ठीक है, तो किसका नाम है दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक का, किसका, अशोक का नाम है देवनाम प्रियदर्शी। इन्होंने अपने अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा है। दोस्तों कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने महान किस धर्म को अंगीकार किया था। तो दोस्तों कलिंग विजय के बाद जब उन्होंने वहाँ नरसंहार देखा तो उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन सा, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो आपके मौर्य साम्राज्य का वह कौन सा प्रतापी शासक था जिसने अंतिम समय में अपने जो है अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपना लिया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। और यही आपका जो है भद्रबाहु के साथ क्या करते हैं, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये क्या है, संलेखना विधि से अपना क्या है, प्राण त्याग देते हैं। क्या, अपने प्राण त्याग देते हैं संलेखना विधि से। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में मौर्य वंश का शासक नहीं है। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके पुत्र हुआ बिंदुसार, उनका पुत्र हुआ अशोक। ठीक है, तो अजातशत्रु जो है वो हर एक वंश के शासक थे। कौन, हर एक वंश के शासक थे अजातशत्रु। ठीक है, जिसको पितृहंता भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। कौन सी, इंडिका। और मैगस्थनीज कौन थे दोस्तों, आपके जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन मैगस्थनीज। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका। इंडिका में भी हमें क्या मिलता है, इनके बारे में उल्लेख मिलता है, किसके, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा। तो कौन सी कितनी श्रेणी में बांटा था इन्होंने, 7 श्रेणी में। ठीक है, 7 श्रेणी में इन्होंने बांटा था। अभी हमने दोस्तों ऊपर डिस्कस किया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना है दोस्तों, लकड़ी का, सॉरी ईंटों का बना है। ठीक है, किसका बनाया दोस्तों, लकड़ी का। किसका बनाया, लकड़ी का। और हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मौर्य साम्राज्य में आपका जो वास्तुकला थी, मौर्य वास्तुकला, वो किससे बनी है, किससे थी दोस्तों, लकड़ी के। वहाँ पर उस समय महल बनाए जाते थे। ये हमने दोस्तों अभी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। सांची का स्तूप किसने बनवाया, अभी हमने दोस्तों ऊपर वीडियो में डिस्कस किया था। सांची स्तूप किसने बनाया, अशोक ने। किसने बनाया था, अशोक ने। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने वाला प्रथम जो अंग्रेज था कौन था दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में इसने क्या है, सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख पढ़े थे, कौन सा, कालसी अभिलेख। कौन सा, कालसी अभिलेख इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है। तो कलिंग युद्ध और क्षत्रियों का वर्णन किस में मिलता है दोस्तों, कलिंग युद्ध आपका दोस्तों किस में मिला है, कलिंग युद्ध में विजय आपका 13वें अभिलेख में हमने शिलालेख में हमने दोस्तों देखा था। तो कौन सा शिलालेख में देखा मिला, ठीक है, 13वें शिलालेख में हमें देखने को मिला। ठीक है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है दोस्तों। तो इनके नाम लिखे गए हैं, तो कौन किसका नाम है दोस्तों, हमने देखना है। देखो दोस्तों प्रियदर्शी लिखा है, तो प्रियदर्शी किसका नाम दोस्तों, हमने देखा कि अशोक ने अपने किस शिलालेखों में अपना नाम क्या लिखा है, देवनाम प्रियदर्शी लिखा है। तो ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी लिखा है, देवनाम प्रियदर्शी लिखा है। ठीक है, तो प्रियदर्शी किसका नाम हो गया, अशोक का। किसका हो गया, अशोक का नाम हो गया। चाणक्य का नाम क्या है दोस्तों, चाणक्य मैंने आपको बताया कि चाणक्य क्या है, विष्णुगुप्त का नाम है। किसका, विष्णुगुप्त का नाम। चाणक्य का नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। ठीक है, आपका सेंड्रोकोटस लिखा है। सेंड्रोकोटस किसको कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को। दोस्तों किसने पढ़ा था, यूनानियों ने सबसे पहले इसको पढ़ा था। किसने, ठीक है, चंद्रगुप्त को क्या कहा गया, सेंड्रोकोटस कहा गया। ठीक है, बिंदुसार को क्या कहा जाता है, बिंदुसार को क्या कहा जाता है, बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रघात कहा जाता है। क्या, अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को। तो बिंदुसार का नाम क्या था, अमित्रघात भी था। ठीक है, बिंदुसार का। अशोक का नाम हो गया प्रियदर्शी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले का आपका सेकंड, पहले का 2, दूसरे का 3। ठीक है, कहाँ है, पहले का दूसरा, दूसरे का 3। ठीक है, और चौथे का 4 और तीसरे का पहला। तो कौन होगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 3 1 4। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है। तो सीता से क्या तात्पर्य है मौर्य काल में दोस्तों, हमने बताया कि जो आपकी कृषि भूमि होती थी, जो राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी। ठीक है, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको क्या कहते हैं, सीता कहते थे। ठीक है, सीता। और सीताध्यक्ष किसको होते थे, जो कृषि भूमि का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, सीताध्यक्ष कहते थे। ठीक है, और जो सीता कहते थे, सीता किसको कहते थे, आपका जो कर होता है, एक टैक्स होता था मौर्य काल में, एक टैक्स होता था सीता। ठीक है, जिसको राजकीय भूमि और से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त किया जाता था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। कल हम अगले राजवंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।